28 फरवरी के दिन इसराइल और अमेरिका ईरान पर एक जॉइंट स्ट्राइक करते हैं, जिसके नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी शहीद होते हैं। इसी के साथ मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर आग लग जाती है। तो चलिए इस वीडियो में ये समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता के हालात हमेशा ख़राब क्यों रहते हैं, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे और क्यों ख़राब हुए, और इसराइल का इन सब में क्या मसला है। मैं हूँ आपका मेज़बान बहराम ज़ाहिर एंड वेलकम टू बहराम स्टेट रूम। शुरू में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी खुशगवार थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। शाह ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो अमेरिका के एक करीबी इख्तियारी थे, उनको हटाकर उनकी जगह आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी की क़यादत में इस्लामी जमहूरियत ईरान कायम हुआ। ईरान ने अमेरिका के मशरिक़ी वस्ता की पॉलिसियों को चैलेंज करना शुरू किया और इसराइल को एक नाजायज़ रियासत करार दिया। इसी दौरान तेहरान में अमेरिकी सफारतखाने पर कब्ज़ा करके अमेरिकी सफारतकारों को यलगमार बनाया, जिससे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात शदीद दुश्मनी में बदल गए। दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान को एक उभरती हुई ख़तरे की नज़र से देखने लगा। यूं एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत हुई जिसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले में इसराइल का नुक्ते नज़र समझते हैं। लेकिन इसराइल के मुताबिक ईरान सिर्फ एक सियासी मुखालिफ नहीं, बल्कि वो उसके लिए एक वजूदी ख़तरा है। इसराइल का कहना है कि ईरानी क़यादत ने कई मौक़े पर इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त बयान जारी किए। ईरान ऐसे ग्रोहों की हिमायत करता है जिसे इसराइल अपने लिए दुश्मन करार देता है, और अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो इसराइल इसको अपनी बका के लिए एक ख़तरा समझता है। इसी के पेश नज़र इसराइल एक प्रीएम्प्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी रखता है, यानी कि जिस वक्त इसराइल को ये ख़तरा हो कि यहाँ से आगे जाकर इसे कोई मसला हो सकता है, तो वो उस मसले को बग़ैर वक्त दिए खुद प्रीएम्प्टिवली वहाँ पे स्ट्राइक करता है। इसराइल के नज़दीक ये उसकी बका और उसकी कौमी सलामती का एक सवाल है। चलिए अब अमेरिका के नुक्ते नज़र देखते हैं कि अमेरिका इस तनाज़े में क्यों पड़ता है। देखें, इसराइल अमेरिका की जो मिडल ईस्ट की पॉलिसी उसका सेंटर पॉइंट है, और ईरान की जौहरी प्रोग्राम, इसकी मिसाइल कैपेसिटी और इसके जो प्रॉक्सी नेटवर्क हैं, ये हमेशा से इसराइल के लिए एक ख़तरा रहे हैं। तो अमेरिका ईरान के इस पूरे स्ट्रक्चर को मिडल ईस्ट के लिए एक ख़तरा करार देती है। इसी हवाले से अमेरिका ने हमेशा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सैंक्शन का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। ईरान इस पूरे मामले को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो कई दहाइयों से अमरीकी पाबंदियों, सफारती दबाव और इसराइली कार्रवाइयों का निशाना बना है। ईरान के मुताबिक इसे अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इनकलाब और अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का हक पूरा हासिल है। ईरान ये भी दावा करता है कि इसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। ईरानी क़यादत के मुताबिक फ़लस्तीनियों की हिमायत एक नज़रियाती और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है, जबकि ख़ित्ते में इसका असर और रसूख़ दिफ़ाही ज़रूरत का एक हिस्सा है। ईरान के नज़दीक अगर वो कमज़ोर पड़ जाए तो बैरूनी ताकत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। इस पूरे मामले का सबसे जो हसास पहलू है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो चलिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले ये आइज़नहावर की एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव के दौरान शुरू होती है, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए है। फिर 1979 में जब इस्लामी इनकलाब बर्पा होता है तो इसको गैर शरई करार देकर इसको रोक लिया जाता है। लेकिन जब ईरान और इराक की जंग होती है तो उसमें ईरान को ये ख़तरा होता है कि इराक केमिकल हथियार बना रहा है, तो इसके जवाब में वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उस वक्त भी वो न्यूक्लियर हथियार पूरी तरीके से हासिल नहीं करते हैं। फिर 2002 में नतान्ज और अरक में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिस्कवर किए जाते हैं, और आगे जाकर एक फर्दों में भी डिस्कवर किया जाता है, जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिविलियन यूज़ से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको रोकने के लिए 2015 में JCPOA यानी कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होता है, जिसमें ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट को एक लिमिट में किया जाता है और बदले में उसे कुछ सैंक्शन रिलीफ दिया जाता है। तो नाज़रीन, न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला ये है कि ईरान ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए है, लेकिन बाकी ये कहते हैं कि आप इसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
ایران کی جو نیوکلیر اسٹریٹجی ہے، دیکھیں عام طور پر جو نیوکلیر ہوتا ہے اسے ملک اپنی ڈیٹرنس کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی حملہ کریں گے تو اس کے جواب میں نیوکلیر اسٹرائک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران کا اسٹریٹجی تھوڑا الگ ہے۔ ایران نے نیوکلیر پوری طریقے سے حاصل نہیں کیا ہے، لیکن وہ نیوکلیر حاصل کرنے کے کافی قریب ہے۔ وہ نیوکلیر کو بحیثیت ایک ڈیٹرنٹ نہیں، نیوکلیر کو حاصل کرنے کے کیپیسٹی کو بحیثیت ڈیٹرنٹ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اگر اس پر کوئی ایک ایسا حملہ ہو تو وہ اس کے جواب میں نیوکلیر بنا کر اسٹرائک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی انریچمنٹ کو جو ویپن گریڈ لیول ہے اس کے قریب لا کر رکھ دیا۔ یہ ہے ایران کی اسٹریٹجی کہ ایران ڈز ناٹ ہیز دا نیوکلیر بٹ اٹ ہیز دا کیپیسٹی ٹو پروڈیوس نیوکلیر۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے ایکسس آف ریزسٹنس۔ دیکھیں ایران کی طاقت صرف اس کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس پورے خطے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایران نے مختلف گروہوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہوئے اس پورے خطے میں ایک اچھی گرپ حاصل کی، جس میں لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس، یمن میں حوثیہ اور عراق میں کچھ شیعہ مسلح گروہ شامل ہیں۔ اب یہ ایران کے لیے 3 آبجیکٹیو سر انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایران کو ایک فیصلہ کن جنگ سے بچاتے ہیں۔ اگر ایران بذات خود اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ انگیج تو ہو سکتا ہے اس کے جواب میں وہ ایک لارج اسکیل ملٹری کیمپین کریں، جس کے نتیجے میں یا پھر ایران ہار سکتا ہے یا پھر ایران شاید جیت سکتا ہے۔ لیکن پروکسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس حد تک کی کوئی بھی نقصان نہیں دیتا جس کے حوالے سے ایک فل کیمپین لانچ ہو، لیکن وہ ہمیشہ اسرائیل کی اسٹیبلٹی کو چیلنج کرتا رہتا ہے اور کانسٹنٹ پریشر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا، ایران اس کو استعمال کرتے ہوئے پورے ریجن میں اپنی انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے چونکہ اس کے حامی پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں تو یہ اسرائیلی اور امریکن انٹیلیجنس کے لیے کافی مشکل ہے کہ وہ اس پورے خطے کی انٹیلیجنس کو ایفیکٹولی مینیج کرے۔ لاسٹ میں آتا ہے گلف کنٹریز کا پوزیشن۔ گلف میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے مختلف ایئر اور نیول بیس ہیں، اس حوالے سے وہ اس جنگ میں غیر جانبدار تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ انہی اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس اس پورے خطے میں اپنے اثر و رسوخ بڑھاتا ہے اور ایران کے خلاف ایک پریشر مینٹین کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے گلف کنٹریز بھی انڈائریکٹلی ایران کے ایک مخالف گروپ بن جاتے ہیں۔ اب اس خطے میں ایک چوک پوائنٹ اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ یہ وہ تنگ راستہ ہے جس سے گلف کنٹری سے جتنا بھی پیٹرول وغیرہ نکلتا ہے وہ عام طور پر اسی سے چلتا ہے۔ پوری دنیا کی انرجی ٹرانسفر کا تقریباً 20% اسی سے گزرتا ہے اور ایران جب چاہے اس کو بلاک کر سکتا ہے۔ تو یہ ایران کے لیے ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے وہ امریکہ اور گلف کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اب آتا ہے سب سے اہم سوال کہ اس خطے میں امن کب آئے گا؟ امن کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سے ایفرٹ کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر یا پھر شاید سب کے سب ناکام رہے ہیں اور صرف اسرائیل کی وجہ سے۔ لیکن اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل پیس کو، ہیومن رائٹ کو، کسی بھی چیز کو نہیں مانتا، نہ ہی وہ کسی معاہدے کے پابند رہتا ہے، نہ ہی اسے انسانی حقوق کی کوئی بھی لحاظ ہے۔ تو جب تک اسرائیل کو لمٹ نہ کیا جا سکے تو اس خطے میں امن بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔